तो आगे बढ़े। हम लोगों ने ऑलरेडी चालू किया था पिछले लेक्चर में शेयर कैपिटल डिबेंचर्स। मैं बस स्टडी मटेरियल्स एक बार कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कुछ कुछ अपना पॉइंट मिस हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा, सो विल कवर फ्रॉम स्टडी मटेरियल ऑल्सो। ओके, रिविजन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ कुछ जो अपना यहाँ पे रहेगा चेक कर लेना। 45, हाँ ये ऑलरेडी पता है अपने को। 44, 45, 60, 65, 60, 65, 70 एप्लीकेबल नहीं स्टूडेंट्स को, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक बच्चों क्या होता है? इट इज जस्ट कलेक्शन और बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। ओके, बस सबको एक साथ लेके आ गए। यस, नहीं करता हूँ। तो स्टॉक इज जस्ट बच्चों बंडल और कलेक्शन ऑफ शेयर्स। ये हम लोग कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल बच्चों क्या तुम्हारा? इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों में तुम्हारे कुछ भी टाइप्स रहने दो, है ना। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, देन तुम्हारे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, जो भी रहेगा, है ना। पर इक्विटी में अपन ने देखा क्लासिक मतलब वनीला इक्विटी शेयर्स, और दूसरे तुम्हारे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन कौन सा आता है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर इशू करने हैं तो तुमको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। जितना मुझको याद आ रहा बच्चों, तुम लोग भी बता सकते हो क्या क्या करना चाहिए। इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए, हाँ है ना। देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड अक्षता, गुड। देन बहुत सारी कंप्लायंसेस थे, क्या क्या था बच्चों? सेक्शन 92 और 1, हाँ कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं रहना चाहिए। सेक्शन 92 एंड 137 फॉलो हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी पेमेंट्स, गवर्नमेंट के कोई पेमेंट्स, फिर तुम्हारे डिविडेंड्स, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स का कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, एज वेल एज उसके ऊपर का कोई भी इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, हाँ है ना, करेक्ट। देन क्या था? अगर डिफॉल्ट है इन चीजों में तो यू कांट इशू डीवीआर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिफॉल्ट इज मेड गुड, वहां से 5 साल तक यू कांट इशू डीवीआर। ये हम लोग कर चुके थे, यस चलिए। तो बहुत बड़ा बच्चों कूलिंग पीरियड है यहाँ पे अगर कुछ डिफॉल्ट हो गया तो। प्लस कोई भी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ने तुम्हारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लेवी करनी चाहिए ना इन द लास्ट 3 years, है ना। देन यू कैन इशू डीवीआर। एंड मुझको पता वोटिंग राइट्स कितना हो सकता है डीवीआर का इन टोटलिटी, इन टोटलिटी सभी डीवीआर पकड़ के कितना वोटिंग राइट्स हो सकता है? वेरी गुड, यस गुड इंद्रजीत। इट शुड नॉट बी मोर देन 74%। वेरी गुड गाइस, गुड गुड गुड। ओके, गुड। ये भी अपना हो चुका था। ओके, फाइन। देन मुझको बताओ, टाइम पास क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूं मैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले कब वोटिंग कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले बच्चों कब वोटिंग कर सकते हैं? मैटर्स अफेक्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा वाइंडिंग अप, एंड तीसरा बच्चों अगर 2 साल तक भी डिविडेंड पे नहीं किया है उनको तो, है कि नहीं? यस चलिए। सो मैटर जो मैटर्स उनसे जिनसे उनको फर्क पड़ता है वो वाले, देन वाइंडिंग अप, एंड ऑब्वियसली अगर 2 साल तक डिविडेंड पे नहीं किया तो दे कैन वोट ऑन एवरी मैटर। कौन? प्रेफरेंस वाले। यस, ये भी अपना हो चुका था। देन वी सॉ इंपॉर्टेंट अबाउट वोटिंग राइट्स कि नॉर्मल क्लासिक इक्विटी शेयर्स में 1 शेयर इज 1 वोट। डीवीआर में डिफरेंशियल में तो कुछ भी हम लोग कुछ भी रेशियो लगा सकते हैं, है ना। एज वेल एज इक्विटी और प्रेफरेंस वालों में भी उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से वोटिंग राइट्स होता है। हम लोगों ने किया था बच्चों एग्जांपल, है ना, कि कंपनी में ओवरऑल इक्विटी कितना है और ओवरऑल प्रेफरेंस कितना है, दैट आल्सो वी हैड सीन इन द लास्ट लेक्चर। ओके, देन व्हाट एल्स बच्चों, क्या किया हम लोगों ने और कवर? हाँ, वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स। अगर हमको कोई भी क्लास ऑफ शेयर्स का बच्चों को वोटिंग राइट्स मतलब राइट्स चेंज करना है, तो उन लोगों से 3/4 उन लोगों से ही एटलीस्ट 3/4 लोगों का हमको राइटिंग में परमिशन चाहिए। या फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपनी में एसआर पास करवाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ या ना। सो वी कैन चेंज दैट। अगर एक क्लास की वजह से दूसरे क्लास को भी फर्क पड़ता है तो दूसरे क्लास का भी हम लोग कितना बच्चों लेंगे कंसेंट? 3/4। दूसरे क्लास से भी बच्चों हम 3/4 लेंगे ना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? एक क्लास की वजह से दूसरे क्लास को अगर फर्क पड़ रहा है तो दूसरे क्लास से भी बच्चों हम कितना कंसेंट लेंगे? 3/4, हाँ या ना। हम्म। अगर नाराज वाले, तुम जो कह रहे थे नाराज वाले जिनको पसंद नहीं आया वो वेरिएशन, तो उनमें से कम 10% वाले साथ में आ सकते हैं। और किसके पास जा सकते हैं? उनकी मम्मी कौन है बच्चों? मम्मी मम्मी डैडी डैडी रोते रोते जाते, जो रोते रोते जा रहे वो लोग, करेक्ट, कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं है कि वेरिएशन हमको मंजूर नहीं है। फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर इज फाइनल व्हाटएवर इट माइट बी। यस चलिए, दैट वाज बच्चों अप टू सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस की थी वहां पे, सेक्शन 47 में थी, उन्होंने बोला था कि प्राइवेट कंपनी है, कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? प्राइवेट कंपनी है और बोला कि हमारे ऊपर सेक्शन 47 एप्लीकेबल नहीं है ना, तो नहीं है। पर कहां में बोला बच्चों प्राइवेट कंपनी ने?
एओए में, एओए में बोला, वेरी गुड या एओए में बोला, यस। कुछ समझा? वो कल का तुम्हारा एग्जांपल मैं तुमको बताना चाह रहा था कि प्राइवेट कंपनी बच्चों अभी के जमाने में कोई भी टाइप का बच्चों शेयर्स दे सकती है। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ू मैं। हम्म ऑलराइट। शेयर सर्टिफिकेट कुछ ज्यादा कुछ काम का है नहीं, ठीक है। डिमांड भी अपन कर चुके थे कल, मतलब जहां पे डिमांड है वहां पे शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना, है ना। वोटिंग हो गया अपना कल। चेक करो, यस दिस वाज दिस पॉइंट आई वाज हाईलाइटिंग। सेवन 47 बच्चों, नॉट टू अप्लाई ऑन प्राइवेट कंपनीज। अगर वो चीज क्लियर कट तुमने लिखी है एओए में तो ओके। वेर एमओए और एओए प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड्स, एमओए और एओए ऑफ द कंपनी प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड्स, ओके। ओनली तुमने सेक्शन 92 एज वेल एज 137 फॉलो किया है तो ठीक है। लुक एट दिस वर्डिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thus, private company बच्चों can make any type of shares. चेक करो ना, प्राइवेट कंपनी could be more innovative in terms of voting rights if permitted by AOA. उनके AOA ने अलाउ किया तो तुम कैसे भी टाइप के शेयर्स बना सकते हो। अपने कल कौन सा एग्जांपल देखा था बच्चों एमसीक्यू में कि प्रेफरेंस है इन डिविडेंड, प्रेफरेंस नहीं है इन रीपेमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, है ना। अगर तुमने ऐसे एक शेयर बनाया है, क्रिएट किया है कि वो शेयर को बच्चों प्रेफरेंस मिलता है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बट नो प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, चलता है बच्चों ऐसा भी शेयर अगर प्राइवेट कंपनी है और एओए ने ऑथराइज किया है तो। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़े। ये सब हो चुका अपना, ठीक है। 49 50 51 भी तुम्हारा हो चुका क्या। 49 बच्चों क्या कहते हैं, कॉल्स, कॉल्स हमेशा यूनिफॉर्म बेसिस पर ही होंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं कर सकते हो फॉर अ क्लास ऑफ शेयर्स, है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे बायस, बायस नहीं रख सकते। बायस मतलब क्या, किसी को बोला ज्यादा परसेंट दो, किसी को बोला कम दो, ऐसा नहीं चलेगा। यस क्लियर। देन फॉर लेट अस 49 50, अगर एओए ने ऑथराइज किया तुम एडवांस मनी रख सकते हो, एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट एज वेल एज अनकॉल्ड मनी तुम रख सकते हो अगर एओए ने ऑथराइज किया तो। बट इसकी वजह से क्या नहीं होगा, कोई शेयर होल्डर ने बच्चों अनकॉल्ड पैसा दे दिया कंपनी को, अनकॉल्ड है, उसका वोटिंग राइट बच्चों बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड, नहीं बढ़ेगा। वोटिंग राइट्स बच्चों नहीं बढ़ते। जो जिसको कॉल नहीं किया है, जिसको खुद पैसा भरती स्टार्टिंग में एडवांस में, उससे तुम्हारा वोटिंग राइट्स नहीं बढ़ सकता है। अच्छा कॉल किया है पर पे नहीं किया है तो उससे बच्चों वोटिंग राइट्स घट सकता है क्या, रिड्यूस हो सकता है। यस रिड्यूस हो सकता है। क्लियर लिया, गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, हाँ। 51 49 50, हाँ वो तुम्हारा एंड 51 बच्चों क्या तुम्हारा, वी कैन एडजस्ट द डिविडेंड, है ना। द डिविडेंड पेबल बच्चों फ्रॉम द अनकॉल्ड मनी, नॉट अनकॉल्ड, अनपेड मनी, है ना। चेक करो, कंपनी परमिटेड टू पे बच्चों डिविडेंड्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट सो पेड ऑन ईच शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, है ना। हम बच्चों प्रोपोर्शन अमाउंट देंगे डिविडेंड का जितना भी हम लोग पेमेंट ले चुके हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर फॉर अ शेयर, है ना। अगर फीस वाले 10 रुपए है और हमने कॉल्ड एंड पेड 6 रुपए तो बच्चों प्रोपोर्शन देंगे, है ना, बेस्ड ऑन द अमाउंट पेड। क्लियर लिया ऑल ऑफ यू, फाइन। देन 52 भी अपना हो चुका था बच्चों। 52 में क्या देखा अपन ने, 52 अगेन वेरी बेसिक सेक्शन, क्या कि तुम्हारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का पैसा कहाँ पे इस्तेमाल होता है है ना बच्चों, कहाँ कहाँ पे होता है। उसके 5 तुम्हारे ये थे ना, क्या बोलते उसको, 5 पर्पसेस थे। यस टेलियो, fully paid bonus shares, writing off preliminary expenses, then redemption, your commission, and this writing off of commission paid or discount on shares or debentures, then any redeemable preference shares or redeemable debentures, yes चलिए, उनके प्रीमियम के लिए, एंड लास्टली बायबैक के लिए, है ना। डन, आगे बढ़े हम लोग।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट वाज बच्चों अप टू वर्ड सेक्शन नंबर 52 कर चुके हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, क्या हम शेयर बच्चों डिस्काउंट में दे सकते हैं? क्या हम शेयर बच्चों डिस्काउंट में दे सकते हैं? आंसर इज नो, नॉट अलाउड, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम कितने में दे सकते हैं बच्चों? मिनिमम फेस वैल्यू या फिर प्रीमियम जो लगाना तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वी कांट गिव बच्चों शेयर्स एट डिस्काउंट, क्लियर लिया? अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा? दे दिया तो क्या? वॉइड। यस एवरीबॉडी। पर उसमें भी तुम्हारे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है क्या? उसमें बच्चों कुछ ना कुछ तुम्हारे एक्सेप्शंस है, ओके। अगले तुम्हारा सेशन आ जाएगा 54 वगैरह। एज वेल एज एट टाइम्स फॉर क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स को भी बच्चों तुम कभी कभी डिस्काउंट में दे सकते हो। यस लिया, चेक करो, ध्यान दो बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ओके, प्लीज बी केयरफुल। कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट, इधर ही दिख रखा एक्सेप्शन, स्वेट इक्विटी, हाँ या ना? और उसका अगला ही सेक्शन बच्चों स्वेट इक्विटी, अगला ही सेक्शन है ना। और एल्स इट इज कंसिडर्ड एज वॉइड, इंपॉर्टेंट। तो स्वेट इक्विटी बच्चों नॉट अलाउड। और एक है तुम्हारा, कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स when its debt is converted into shares अंडर बच्चों आरबीआई गाइडलाइंस। क्या समझा तुमको? टी फॉर्मेट बनाऊं मैं? मेरे को टी फॉर्मेट नहीं समझता है ना, तुमको बेचारे वर्टिकल फॉर्मेट बनाते रहते हो आजकल, पर ठीक है। तुम्हारे क्रेडिटर्स है बच्चों, हाँ या ना? यस यार। अब ये अमाउंट लेट अस से तुम्हारे पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस नहीं है ना, बहुत कम है, और यू आर अनेबल टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। तो तुमने क्या किया उनको? व्हाट ऑफर यू गिव देम, क्या ऑफर दिया तुमने बच्चों उनको? हमारे पास कैश है ही नहीं देने के लिए, ये तो असेट्स बेच मारो फिर पे ऑफ करो, या फिर उनको बोल दिया एक काम करो, ओके, यहाँ पे जो जो भी तुम्हारे बोरोवर्स रहेंगे, लेंडर्स रहेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस रहेगा, उनको बोल दिया कि तुम एक काम करो, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर्स का तुमको तुम्हारा जो भी अमाउंट पेएबल है, यू टेक शेयर्स अगेंस्ट द सेम। हाँ है ना बच्चों, क्लियर लिया? अभी तुम्हारे बहुत सारी कंपनीज में होता है व्हेन द बैंक इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, है ना, सॉरी नॉट द बैंक, द कंपनी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, है ना, कैश क्रंच चल रहा है, तुमको क्या ऑफर कर दिया अपन ने? उनको बच्चों अपने शेयर्स ही, सिक्योरिटीज ही ऑफर कर दिया कि तुम ओनर बन जाओ, ओनर बन जाओ, फिर तुम ये लोन के अंदर सी अमाउंट ले लो, इज इट ओके एवरीबॉडी लियो? तो इन दैट केस अंडर आरबीआई गाइडलाइंस डेट रिस्ट्रिक्शन में तुम्हारा ये अलाउड है कि हमारे शेयर बच्चों हम लोग देंगे क्रेडिटर्स को एट डिस्काउंट। यस चलिए, whenever you hear this word debt restructuring, तो हमेशा याद रखना बच्चों, कंपनी की लग गई है। इट कैन बी नाउ एनीथिंग, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, है ना, या फिर तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा अमालगमेशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, तुमको बैलेंस शीट तुम्हारा हल्का करना है, या फिर तुमने तुम्हारा लोन का टेन्योर बढ़ा लिया, ईएमआई के अमाउंट कम कर लिया, कुछ भी हो सकता है, ओके, या फिर लोन रिपे करने के लिए लोन ले लिया है, एवरी ऑल दीज बच्चों कंसेप्ट तुम्हारा आएगा डेट रिस्ट्रक्चरिंग में। क्लियर क्लियर एवरीबॉडी? तुमने हाउस प्रॉपर्टी में तुमको आता है ना बच्चों, एक लोन रिपे करने के लिए दूसरा लोन ले लिया होता है, वो केस वाले केसेस भी तुम्हारे आते हैं, ठीक है एवरीबॉडी? या फिर तुम्हारा पीजीपीपी में भी है वो सेम केस है, ओके, डेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो इनफैक्ट अगर मैं देखूं सेक्शन 53 में दो तुम्हारे एक्सेप्शन है, पहला वाला स्वेट इक्विटी, दूसरा क्रेडिटर्स, बट अंडर योर गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस में, ठीक है। आगे बढ़े, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर दिया फिर भी डिस्काउंट में तो, है ना, company and OID shall be punishable with a fine which of the amount raised through issue of such shares, है ना, at discount, or rupees 5 lakhs, whichever is less, तो ना higher side 5 लाख है, okay, whichever is less, and company shall also be liable to refund all monies received with interest at the rate of 12% per annum। अपने को तीनों रेट अपन ने देख लिया क्या अब तक, मुझको बताओ, 12% देखा, 15% देखा, 18% भी देखा, हाँ या ना? अब वो जहां पर भी लिखा तुम लोगों ने, सेक्शन 42 के आसपास तुम लोगों ने लिखा बच्चों, वहां पे फिर से जाके सेक्शन 53 भी लिख दो, देखो तुमने लिखा है शायद, सेक्शन 53 भी लिख दो बच्चों, चलो सेक्शन 53 भी लिख दो, चेक करो, कैन यू सी दिस और नो? मैं तो यहाँ पे लिखा था मैंने, प्राइवेट प्लेसमेंट के बाजू में,
तुम लोगों ने कहाँ पे लिखा देख लो एक बार, ये बनाओ, जिन्होंने नहीं बनाया इसको नोटबुक में लिखो, 12%, 15%, 18%, एक एक सेक्शन को मतलब एक साइड पे लेके आओ सब कुछ, है ना, करो फटाफट, आगे बढ़े। और आएगा सेक्शन तुम्हारा 127 तो अपना था ही डिविजन में, जहां जहां आएगा इसका एक समरी बना लो। ओके चलो आगे बढ़े अपन, अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो डन लिया। सो 12% पर एनम के रेट से तुमको रिफंड करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स to the person to whom the such shares were issued. Restrictions of section 52 तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, एंड 53 तुम्हारा कौन सा, ये तुम्हारा डिस्काउंट वाला, आर एप्लीकेबल ओनली ऑन शेयर्स बट नॉट ऑन एनी डेट प्रोडक्ट्स लाइक बॉन्ड्स डिबेंचर्स। यस चलिए, कभी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा ऐसा तो देखा नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ओके चेक करो, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स, कैन यू सी दिस और नो, कैन यू हैव प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स देन, और कैन आई इशू बच्चों डिबेंचर एट डिस्काउंट, कभी क्वेश्चन आया कभी ऐसा, सोचने वाली बात है, हाँ या ना। बट यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर वहां पे लिख के दिया है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 52 का, इट इज ऑन प्रीमियम ऑन शेयर्स, और यहाँ पे भी जो रेस्ट्रिक्शन तुम्हारा कि डिस्काउंट में देना है, इट इज ऑन व्हाट बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स ओनली, नॉट एनीथिंग बच्चों ऑन डेट प्रोडक्ट्स लाइक डिबेंचर्स। ओके ठीक है, फटाफट चेक कर लो यहाँ पे फ्रॉम स्टडी मटेरियल 53 कौन सा वाला चलता है बच्चों, एक्सेप्ट एज 34 मतलब कौन सा, स्वेट इक्विटी, करेंगे इसको अपन। क्रेडिट्स को दे सकते हैं हम लोग, है ना, कि जब हम कन्वर्ट करा रहे हैं हमारे दिस डेट इनटू शेयर्स, है ना, क्लियर है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। ये भी हो गया, 12% भी हो गया अपना, वही बात है। तो ये जो भी तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शेयर्स, इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस बट नॉट ऑन डेट प्रोडक्ट्स लाइक बॉन्ड डिबेंचर्स, ठीक है, whose pricing is mostly covered by yield to maturity consideration, ठीक है, मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, नो प्रॉब्लम चलेगा, फाइनली आगे बढ़े। तो एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, डिस्काउंटिंग वाला, क्रेडिट्स वाला एंड स्वेट। आगे बढ़े, स्वेट खून पसीने की मेहनत, इसको क्वेश्चन आ सकता है, इसका लिमिटेशन होगा, इसका करने के लिए बहुत कुछ है इसमें, स्वेट के लिए बच्चों पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। स्वेट के लिए बच्चों लॉक इन पीरियड कुछ है या नहीं है, मुझको बताओ, लॉक इन पीरियड कुछ है क्या, स्वेट इक्विटी किसके लिए दिया, फॉर व्हाट पर्पस बच्चों, किस क्यों दिया जाता है इसको, व्हाई इट इज गिवन, व्हाई था, व्हाई। आजकल तुम्हारा जो चलता रहता है ना बच्चों, इंटरव्यू, पैकेज, ये तुम्हारे तो येड़ा बनाने का काम है ही है, येड़ा, ये तो सबसे बड़ा येड़ा बनाने का काम है, सीटीसी, तुमने सुना रहेगा तो शायद, ग्रॉस सैलरी, सबसे येड़ा बनाने का काम। तो लोग क्या करते, जो भी सीटीसी मिला डिवाइड बाय 12, जमाने भर में कभी जिंदगी में तुम्हारा मैच नहीं होगा, ओके, कभी नहीं होगा तुम्हारा मैच, कॉस्ट टू कंपनी, ओके, पैकेज बोलते हैं उसको, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर 20 लाख का बच्चों है ना सीटीसी, मजाक तो ऐसे चल रहा है कि 15 लाख का सैलरी है और 5 लाख का बच्चों ईसॉप देके रखा है, और बोलते हैं हाँ पैकेज तुम्हारा 20 लाख का है कि नहीं बच्चों, वो जब मिलेगा तब मिलेगा, तब देख लेंगे ना, है कि नहीं बच्चों, और वो भी तुम्हारा 15 लाख का सैलरी तो ग्रॉस है, तुमको तो पता है डिडक्शन विडक्शन प्रोविडेंट फंड ये वो करते करते टीडीएस बीडीएस तो तुम्हारे हाथ में क्या 11-12 लाख आने वाला है, आई मीन एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कैश। तो 20 लाख की दर, 10-11 लाख की दर, बेचारे का मतलब 1 लाख भी नहीं निकलेगा फिर महीने का, तो है ना, उसको लगा तो कितना मिलेगा, एनीवेज ओके। तो स्वेट इक्विटी फॉर व्हाट पर्पस बच्चों इट इज गिवन, स्वेट इक्विटी फॉर व्हाट पर्पस क्यों दिया है बच्चों, हाँ वो नॉन कॉमर्स वाले की तो पूरी लग जाती, सही बात, एकदम सही बोला, जो कॉमर्स के नहीं है या फिर उनको नहीं समझता डिफरेंस बिटवीन सीटीसी एंड इन हैंड, लग जाती है। एनीवेज स्वेट इक्विटी बच्चों क्यों दिया जाता है, ताकि हम एम्प्लॉयज को एज एम्प्लॉयज को ओनर्स का थोड़ा सा हिस्सेदारी दे दे, एम्प्लॉयज को, सॉरी एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयज को थोड़ा सा ओनरशिप का हिस्सेदारी हिस्सा हम लोग दे दे, क्यों, बिकॉज वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बच्चों R&D कर रहे हैं, मान लो, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं,
तो R&D करेंगे तो बच्चों R&D से क्या हो सकता है, पेटेंट जनरेट हो सकता है ना। पेटेंट बच्चों वो लोग जनरेट कर सकते हैं, और ये जो पेटेंट है बच्चों एज पर देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप बच्चों जाएगा कंपनी के पास। मतलब एकदम सिंपल लॉजिक है। सैलरी फेंक के मारो, सैलरी फेंक के मारो 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए साल भर का, और एक R&D मस्त R&D कराओ, है ना। रिसेंट कोई ना कोई भारी एक बढ़िया बच्चों प्रोडक्ट या फिर कुछ ना कुछ इनोवेशन करो ना, यूजिंग दैट इनोवेशन, और बिकॉज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था एम्प्लॉय के साथ, जो भी इनोवेशन आया उसके ऊपर पेटेंट बनाया बच्चों, वो इनोवेशन या फिर पेटेंट हुआ कंपनी का। ओके, अब बेस्ड ऑन दैट पेटेंट कंपनी बच्चों छापरी करोड़ों, इसको कितना दिया एम्प्लॉय को 20 लाख 30 लाख, है कि नहीं, और कंपनी कितनी कमा रही बच्चों, करोड़ों में। दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, है ना। रिच एम्प्लॉयज नहीं बनते, रिच बच्चों एम्प्लॉयर बनते, ओनर बनते, है कि नहीं। काम कौन करता है, एम्प्लॉय। रिच कौन बन रहा है, एम्प्लॉयर। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं। सो एट टाइम्स हैपेंस अगेन फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, कि कभी कभी बच्चों फिर हो सकता है कि एम्प्लॉय बोलेगा नहीं, R&D मैंने किया, तुम मेरा पेटेंट, है ना, तुम मुझसे पेटेंट खरीद लो, या फिर तुम मुझको रॉयल्टी दे दो, या फिर मुझको कुछ तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे दो। एंड प्लस बिकॉज स्वेट इक्विटी में तो तुम्हारा लॉक इन पीरियड भी होता है, इसलिए हम उसको मतलब क्या बोलते हैं, एक एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो हमारा कम हो जाता है, ताकि वो हमारे साथ बच्चों जुड़ा रहे। तो पहली बात, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऐसा फील नहीं होगा, उसको थोड़ा सा ओनरशिप का फील दिया जाएगा कि भाई हाँ तू भी हमारा मतलब बॉस है, तू भी ओनर है ना, सब थोड़ा सा ओनर है, जस्ट फील की बात है ना। प्लस लॉक इन पीरियड है, तो अपने आप तुम्हारा बच्चों एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम हो गया, ताकि तुमको मतलब थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लॉयल्टी मिले एटलीस्ट 3 साल का। ओके एवरीबॉडी, चलो। तो किस किसको दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। Sweat equity shares means 288, मतलब हम लोग सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। Means such equity shares as are issued by a company to its directors or employees, okay, at a discount or for consideration other than cash. But important, check करो पॉइंट नंबर सी, तुमको यहाँ पे इंटेंशन समझेगा। For providing their knowledge, know-how or making available rights like for example IPR, है ना, in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called. एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के बिजनेस में कि बच्चों उससे कंपनी को फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है कंपनी को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है बच्चों कंपनी को एम्प्लॉय के नो हाउ नॉलेज एंड वैल्यूएडिशन से। इज इट ओके एवरीबॉडी। उसने कंपनी को प्रोवाइड किया था, इसलिए बच्चों कंपनी ने उसको शेयर्स प्रोवाइड किए है सस्ते में या फिर वॉट एवर प्राइस, है ना। अब इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है, कंडीशन टू इशू स्वेट इक्विटी, SR। अब देखा बच्चों, DVR के लिए क्या था, OR, इसके लिए बच्चों क्या है, SR। यस क्लियर, SR। एंड अलॉटमेंट टू बी डन विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ SR। तुमने बच्चों SR पास करवाया कि हमको स्वेट इक्विटी इशू करना है, तो जैसे तुमने बच्चों रेजोल्यूशन पास करवाया है, उसके विद इन 1 ईयर तुमको अलॉटमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, रेजोल्यूशन में तुम्हारे क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तुम कितने इशू करने वाले हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है या फिर फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो हम कितना ले भी रहे हैं, कंसिडरेशन इफ एनी, डिटेल्स एंड कंसिडरेशन इफ एनी, हम लोग कितना ले रहे हैं एम्प्लॉइज से, एंड डिटेल्स ऑफ द रिसीवेंट्स, किस किस को दे रहे हैं। ओके, लॉक इन पीरियड बच्चों इंपॉर्टेंट, मतलब कितना, 3 years। यू कांट ट्रांसफर इट और कैनॉट सेल इट फॉर एटलीस्ट फॉर 3 years। अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो सेबी के जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो होंगे। ओके, पर अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो बच्चों हैव टू फॉलो रूल 8। क्लियर। नाउ फॉर दिस पर्पस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे चेक करो, थोड़ा अलग ही आता है इसमें इंटरप्रिटेशन। एम्प्लॉय मीन्स, चेक करो, परमानेंट हु सर, है ना, ऑफ द कंपनी, हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया, इसको अंडरलाइन कर लो, और इवन आउटसाइड इंडिया। तुम इंडियन कंपनी के लिए एज लॉन्ग एज काम कर रहे हो, भले तुम्हारा पोस्टिंग या फिर प्रोजेक्ट इंडिया में रहे बाहर रहे, फर्क नहीं पड़ता, यू शुड बी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। भाई तुम्हारा एक्चुअल काम इंडिया में हो बाहर हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी चलेगा, वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, चेक हियर। थोड़ा सा बच्चों प्लीज यहाँ पे बाय हार्ट कर लो, कौन सा टाइप के लोगों को दे सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, उसको भी तुम स्वेट इक्विटी दे सकते हो। लुक एट दिस डेंजरस वर्डिंग्स, सिमिलर एम्प्लॉय और डायरेक्टर इन अ सब्सिडरी, ओके, इन और आउटसाइड इंडिया, और इवन बच्चों होल्डिंग कंपनी,
ये भी अलाउड है। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या ऊपर से गया? मतलब मान लो बच्चों, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ए कंपनी है ना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चलो मान लो मिस्टर एक्स, जो बोलना है बोलो, इज एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। यस चलिए, मिस्टर वाई is employee of, let us say बच्चों, B company, and Mr. Z is बच्चों employee of C company। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान देना, अभी A और B कंपनी और C कंपनी है कौन? लेट मी राइट डाउन हियर, B कंपनी is holding of A company and A company बच्चों is holding of C company। Look at the wordings, क्या लिखा बच्चों? एम्प्लॉय के डेफिनेशन में क्या आ रहा है, कुछ समझ रहा है क्या? सिमिलर एम्प्लॉय और डायरेक्टर इन सब्सिडरी इन और आउटसाइड इंडिया और इवन होल्डिंग कंपनी। मतलब क्या, इसका मीनिंग बच्चों कैसे आएगा कि तुम्हारी कंपनी, ये वाली कंपनी, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को या फिर सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी दे सकते हैं। चेक करो, तुम तुम्हारे खुद के एम्प्लॉय को दे सकते हो कि नहीं? ऑब्वियसली यस। तो बी कंपनी बच्चों खुद के एम्प्लॉय को दे ही सकती है, वो डाउट नहीं है, बट एम्प्लॉय के डेफिनेशन में सब्सिडरी और होल्डिंग के एम्प्लॉय को भी डाल के रखा है, तो मतलब ऐसा वाला भी चलेगा। ओके एवरीबॉडी, ये सब चलेंगे। सेक्शन 54 मतलब स्वेट इक्विटी, गेटिंग माय पॉइंट? तो होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को दे दिया या फिर अपनी कंपनी को, तो है ही ऑब्वियसली कोई डाउट ही नहीं है, पर सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को भी दे दिया तो भी चलता है। ओके, सो काफी बच्चों फैला हुआ इनका स्कोप है। यस क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है? अरे हाँ, ठीक है, लिख लो फटाफट चाहिए तो इशू बाय ए कंपनी विल बी अलाउड टू द एम्प्लॉय, उनके एम्प्लॉय को या फिर होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को या फिर सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को। ओके, लिख लो फटाफट, ठीक है। और एसआर के बच्चों वैलिडिटी क्या है? 12 मंथ्स है, उतना याद है ना, मतलब अलॉटमेंट तुमको 12 मंथ्स के अंदर करना ही करना है। देन लिमिट्स ऑन इशूइंग स्वेट इक्विटी, इसके ऊपर कंडीशंस है, ध्यान देना। इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इन अ ईयर और अमाउंट ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर। कोई भी 15% के ऊपर नहीं होना चाहिए, एज वेल एज 5 करोड़ के ऊपर भी तुम्हारा होना नहीं चाहिए। ओके, द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स विच यू आर गिविंग, एन एग्रीगेट लाइफ टाइम लिमिट ओवरऑल शुड नॉट एक्सीड बच्चों क्या, 25% ऑफ योर पेड अप कैपिटल। कभी भी जिंदगी में इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 15%। और अगर ऑलरेडी तुम 15% दे चुके हो तो अगले साल 5%, अगले साल 5%, कभी भी कर सकते हो लोग, पर मैक्सिमम 25%। यस चलिए, ऐसे सिमिलर लिमिट बच्चों बायबैक में भी है क्या कुछ, कि इन अ फाइनेंशियल ईयर हम कितना बायबैक कर सकते हैं और लाइफ टाइम में भी कितना बायबैक कर सकते हैं? आई थिंक दैट इज अवेलेबल, वो भी हम लोग देख लेंगे, सेक्शन नंबर 68 में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। बायबैक और 15 पर ईयर एंड 25 लाइफ टाइम, कितना स्वेट इक्विटी के लिए याद रखो। यस चलिए, 15% ऑफ पेड अप, ठीक है। फॉर स्टार्टअप कंपनी लिमिट इज नॉट एक्सीडिंग, माय गुडनेस, चेक करो, 50% ऑफ पेड अप लाइफ टाइम है बच्चों, लाइफ टाइम इन फाइनेंशियल कितना है? 15% ही है, पर लाइफ टाइम कितना है? 50% ऑफ पेड अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ओवरऑल बच्चों बहुत जगह पे कंपनीज एक्ट में स्टार्टअप को बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी देके रखे हैं स्टार्टअप्स को, है ना। और जनरली स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स तुम्हारे बच्चों प्राइवेट कंपनीज ही होते हैं। यस चलिए, सी प्राइवेट कंपनीज को प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है ना, हाँ या ना? जो तुम फंडिंग लेना चाहते हो बड़े बड़े लोगों से, उसके लिए तुमको क्या पब्लिक कंपनी बनना पड़ता है कि? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसे बहुत सारी कंपनी, तुम कभी भी कोई भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस खोलोगे, तुम्हारे जैसे मान्यवर का आया था बीच में, मान्यवर बस 15-20 साल से बच्चों प्राइवेट कंपनी था, वो लिस्टिंग के बस 1 साल पहले उसको पब्लिक कंपनी बनाया और बाद में उसको डायरेक्टली लिस्ट भी कर दिया। समझ रहे हो? तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों की वो तुम्हारा पब्लिक कंपनी बनना चाहिए। ओके एवरीबॉडी, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो रहते हैं आजकल स्टार्टिंग में तो दे ऑल प्राइवेट ओनली, और फ्लेक्सिबिलिटी के रीजन से, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों, स्टार्टअप्स के लिए एम्प्लॉयज लाने का एक ही इनका क्या बोलते हैं, लालच है। हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास फंड्स का एकदम टाइट है, तुम ये स्वेट इक्विटी ले सकते हो,
ये लियो, या फिर सर्टिफिकेट दे दिया, कैश नहीं दे रहे हम लोग। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इतना कैश नहीं हमारे पास एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा करने के लिए, तुम शेयर्स ले लो। ओके एवरीबॉडी? तो उसने उनको कितना अलाउ करके रखा है? 50%, बट नॉट मोर देन 50%, एंड दैट आल्सो बच्चों अप टू द फर्स्ट 10 years. ओके, and company has to maintain a register of sweat equity shares issued in SH3. That is okay. Now such shares shall be valued at a price determined by registered value. मतलब कितने अमाउंट का है वो शेयर्स, है ना, कितने को लिए दे रहे हो, जो भी रहेगा उसको वैल्यूएशन जो रहेगा will be done by registered valuer. Also valuation of IPR, नो हाउ, मतलब तुमको कितने का बेनिफिट हुआ कंपनी को, वो भी बच्चों वैल्यूएशन किसने करना चाहिए? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने. So also valuation of IPR, know how, valuation should be done by registered valuer. Justifying such valuation, वाह बेटे, वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई करना चाहिए और he'll have to give the reasons कि वैल्यूएशन कैसे आया है. ओके, चेक करो फिर से क्या क्या पॉइंट्स तुम्हारे, फटाफट बताओ मुझको, तुम्हारे पास है ना ये सब, बताओ फटाफट. चेक करो. एसआर डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, डीवीआर वाला भी, स्वेट इक्विटी वाला भी. टेल अस द स्टेप्स और द प्रोसेस, फिर क्या क्या करना पड़ता है फॉर इशूइंग ऑफ स्वेट इक्विटी. एसआर चाहिए, अरे हाँ, एसआर में तुम्हारी डिटेल्स चाहिए, कितने शेयर्स किसको दे रहे हो, कितने के लिए दे रहे हो, करंट मार्केट प्राइस क्या ना, ऑल ऑफ दैट. ओके, लिस्टेड है तो सेबी के रूल्स फॉलो करना, वरना रूल 8 फॉलो करो. यस, एम्प्लॉय चेक करो, परमानेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, outside India also. Then director, whether whole time director or not. Then employee or director बच्चों of a subsidiary company, है ना, in or outside India, or of a holding company of the company. Yes चलिए. एसआर कितने दिनों के लिए वैलिड? ओनली 12 months. तो तुमको करना ही पड़ेगा बच्चों अलॉटमेंट विद इन 12 months. नॉट मोर देन 15% लिमिटेशन है बच्चों, एंड नॉट मोर देन 25%. ये भी तुम्हारा हो चुका. स्टार्टअप के लिए नॉट मोर देन 50%, ये भी हो गया. लॉक इन 3 years, ये भी हो गया. वैल्यूएशन टू बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और जो वैल्यू एडिशन कंपनी को आ रहा है, आईपीआर वगैरह जो भी है, उसको भी तुम्हारा वैल्यूएशन बच्चों कौन? रजिस्टर्ड वैल्यूअर. नॉन कैश कंसिडरेशन according to rule 8(9), where sweat equity shares are issued for a non-cash consideration on the basis of valuation report in respect thereof obtained from the registered valuer, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company. Where the non-cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset, मतलब there is exchange. Okay, exchange में दिया जा रहा है कुछ ना कुछ. It shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with accounting standards follow किया जाएगा. और क्या करें हम लोग? और if clause A is not applicable, it is in the form of बच्चों depreciable asset. Okay, कंपनी को बच्चों मिल रहा है कुछ ना कुछ depreciable asset, उसके अगेंस्ट शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह उसको फॉलो किया जाएगा और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा आइटम. अगर depreciable asset नहीं है, कुछ और मिल रहा है कंपनी को, it shall be expensed as again provided as per accounting. तो फिर से कुछ बात नहीं है, दोनों चीज तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही करनी है. ओके, इधर बैलेंस शीट आइटम और एक्सपेंस्ड आउट. यस, एज पर अगेन योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फिर से कुछ खास नहीं. डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तुमको बताना पड़ेगा कि हमने ये साल में स्वेट इक्विटी हम लोगों ने इशू किया है. रजिस्टर तुम्हारा हो चुका है SS3. It shall be maintained at registered office of the company or such other place also as the board may decide. What do you mean by pari passu? Sweat equity shares to rank pari passu with other equity shareholders. मैंने अपने लिखा है टेक्स्ट बुक में, चेक करो. ठीक है. What do you mean by that? Correct. Correct. Same to same. Same to same, है ना? मतलब क्या? At equal, you can say footing, at equal level. Sweat equity shareholders to rank at the same level, okay, with the other equity shareholders. मतलब उनके बच्चों राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज में कुछ भी चेंज है क्या? अलग अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं. ओके, सो एज पर 54(2) जो भी रहेगा उनका, मतलब लॉक इन पीरियड वगैरह कुछ भी रहेगा, उसके अलावा
राइट्स, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, प्रोविजंस जो भी रहेगा बच्चों applicable to equity shares shall be applicable to also on the sweat equity shares. मतलब दोनों इक्वल ही माने जाएंगे, है ना? क्लियर लिया? या ऑब्वियसली दे कैन वोट, व्हाई नॉट, दे कैन वोट। सी इक्विटी में ऐसा तुम्हारा कुछ है ही नहीं कोई भी शेयर, मतलब मैं बस प्राइवेट कंपनी और एओए की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी में नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूँ। ऑल इक्विटी शेयर्स आर इक्वल एक्सेप्ट तुम्हारा डीवीआर हो गया, या फिर एक्सेप्ट तो फिर तुमने वो अलग ही शेयर्स बनाया प्राइवेट कंपनी ने एओए के साथ, है ना, एओए का यूज करते हुए। अदरवाइज ऑल तुम्हारा राइट, बोनस कुछ भी रहेगा, इवन योर दिस ईसॉप, स्वेट कुछ भी रहेगा, अदरवाइज ऑल शेयर्स बच्चों इक्वल। क्लियर? हम लोगों ने बच्चों प्राइवेट कंपनी में भी देखा था ना, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में कि तुमने एम्प्लॉय को ही शेयर्स दे दिए तो वो भी मेंबर बन रहा है ना, वो भी एग्जैक्टली उनको भी सेम पावर है। जो ओनर्स के पास जो इक्विटी शेयर्स है और एम्प्लॉयज के पास जो इक्विटी शेयर है, वो इक्विटी शेयर में बच्चों क्या बोलते हैं, पावर सेम ही है। फर्क इतना ही है, इसके पास 1 लाख शेयर रहेंगे ओनर्स के पास, इसके पास 1 हाथ 2 शेयर रहेंगे, उतना ही फर्क है और कुछ नहीं। क्लियर? बट टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज दे आर सेम। ओके, अंडरस्टूड? तो कुछ भेदभाव नहीं। तो राइट शेयर ऑफर किए, इनको भी राइट शेयर ऑफर मिलेगा, बोनस किया, इनको भी बोनस मिलेगा। क्लियर? यस, ऑलराइट। ईसॉप तुमको फिलहाल सिलेबस में नहीं है, बट ओके, ईसॉप है नहीं वैसे सिलेबस में। आगे बढ़े। इशू एंड रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 55। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़े हम लोग। इट मींस रिटर्निंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स ईदर एट द फिक्स डेट, जो उनको बोल के रखा था 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, है ना, है कि नहीं, और आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ भी रहेगा, आफ्टर 2 years 3 years वगैरह जो भी रहेगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। यस, यूजुअली बच्चे नॉर्मली कभी भी लोगों से पैसा लेके, ओनर्स को पैसा देके भाग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर से ले लिया, किसी और से ले लिया, या फिर किसी और को पेमेंट नहीं किया और ओनर्स को पैसा दे दिया और बोले हाँ चले जाओ, भाग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यूजुअली इस कंपनी नॉट अलाउड टू रिटर्न इट्स शेयर होल्डर्स मनी, है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स का बच्चों मनी का पेमेंट का प्रेफरेंस क्या है, एट द एंड, है ना। बच्चे कुछ में बच्चों कौन है, हमेशा ओनर्स को सबसे एंड में मिलना चाहिए, बाकी सब लोगों को तुम पेमेंट कर दो, उसके बाद खुद का पेमेंट लेके जाओ, हाँ है ना बच्चों, इजंट इट? तो जब तक कंपनी जिंदा है, इसलिए एज पर लॉ इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम देखें कि ओनर्स को सबसे पहला पैसा नहीं मिलना चाहिए, ओनर्स को, है ना, एक्सेप्ट एज पर द सेक्शन, जो भी सेक्शंस है या फिर कोर्ट का अप्रूवल है तो, है ना। जैसे मान लो तुम बायबैक में कर रहे हो, तो वही हो रहा है, बायबैक में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, फिर से पेमेंट ही कर रहे हैं ना ओनर्स को, है ना। सो यूजुअली कंपनी इज नॉट अलाउड to return its shareholders the share money without the permission of the court. A refund of money to shareholders on capital account while the company is in existence requires court sanction. Okay, in addition to special procedures. कोई स्कोप है क्या बच्चों इरेडमेबल का, कुछ भी मतलब, ओके, कैनॉट इशू इरेडमेबल शेयर्स, इम्पॉसिबल है, ऑलरेडी लिया। बट एयू मस्ट ऑथराइज इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, है कि नहीं बच्चों, कुछ भी मतलब। इट कैन बी रिडीम, पेमेंट कब मिलेगा, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, स्टार मार्क 3 स्टार, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। मैक्सिमम टेन्योर बच्चों कितना, 20 years। दिस टेन्योर आल्सो मैचेस विद डिबेंचर्स बाय द वे, डिबेंचर्स के लिए भी आई थिंक सेम ही है, 20 years एंड 30 years। ओके, सेक्शन 72 के साथ, वो रूल्स के साथ हम लोग देख लेंगे उसको। ओके, सो एओए मस्ट ऑथराइज कितना बच्चों यहाँ पे तुम्हारा रिडेम्पशन पीरियड मैक्सिमम 20 years। बट अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम लगा रहे हो, वो पैसा वहां पे लगा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, देन you can बच्चों redeem after a maximum 30 years। clear all of you? Fine, no everybody, आगे बढ़े। प्लीज स्टार मार्क करते जाओ जहां जहां जो जो तुम्हारे नोट्स वगैरह रहेंगे तो, है ना, क्योंकि सेक्शन बाकी का इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। हम लोगों ने देखा था कि बच्चों सेक्शन 52 में देखा क्या अपन ने, 52 में ही देखा ना अपने, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हिच वुड बी अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड।
तुम्हारा फ्री रिजर्व बच्चों, और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स। यस, तो तुमने बच्चों नए शेयर्स अलॉट किए हैं लोगों को, जिसमें से जो पैसा आया है उसमें से तुम बच्चों रिडेम्पशन कर सकते हो, है ना। नो सच शेयर शैल बी रिडीम अनलेस, अरे उनसे पूरा पैसा नहीं आया तो उनको पूरा पैसा देंगे क्या हम लोग? कॉमन सेंस, नहीं ना बच्चों। तो नो सच शेयर शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड, कुछ समझा? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूरा पेमेंट मिलेगा तो ही तुम उनको बच्चों पूरा पेमेंट कर पाएंगे रिडेम्पशन के टाइम। ओके एवरीबॉडी। इफ रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, तुमने बच्चों का तुम्हारा जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व कम करवा दिया और वहां से पेमेंट कर दिया है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बच्चों, ठीक है, तो सेम अमाउंट बच्चों तुमको कहां पे डालनी पड़ेगी? इन CRR अकाउंट। ऑलराइट एवरीबॉडी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ऑलराइट ऑल ऑफ यू, व्हाट इज बच्चों CRR अकाउंट यूज फॉर? टेल मी, एनीबॉडी? तुमको है ना शायद अकाउंट में सब टाइप्स ऑफ रिजर्व्स वगैरह है क्या? फाउंडेशन में या इंटर में? करेक्ट। तो CRR बच्चों तुम्हारा फ्री रिजर्व तो नहीं है ना, उसका कोई लिमिटेड पर्पजेस ही है, बट रिजर्व तो है अल्टीमेटली। यस चलिए, सी जो भी तुम ऐसे ऐसे वाले जो तुम नॉन फ्री रिजर्व में डालते हो, कैपिटल रिजर्व वगैरह, जो जिसके लिए खास पर्पस ही है, जो तुम उड़ा नहीं सकते लोगों के ऊपर, कांट बी यूज फॉर लिटरली एनीथिंग, एग्जैक्टली, वो किसी भी चीज के लिए नहीं यूज कर सकते CRR को। इट इज बच्चों मेनली फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो ऑफ द क्रेडिटर्स, मेनली फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो ऑफ द क्रेडिटर्स। क्यों? तुम्हारे डिविडेंड में, बोनस में तुमको देखेगा ये सब चीज है। जितना पैसा है बच्चों बैंक अकाउंट में, पूरा बच्चों कंपनी खाली कर सकती है बाय इशूइंग डिविडेंड, है ना। उधर पैसा पड़ा है, इधर फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा है, बेच दो, बेच दो मतलब दे दो। किसको टेंशन आएगा बच्चों? क्रेडिटर्स को टेंशन आता है। ओके, सो हियर एट टाइम्स व्हेनेवर वी पुट सच प्रोविजंस, तो हम क्यों कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे? ताकि हम क्रेडिटर्स को एक सेफ्टी देकर रखें कि अच्छा हाँ ठीक है, बैंक अकाउंट तुम्हारा खाली हो रहा है या फिर तुम फ्री रिजर्व से तुम डिविडेंड दे रहे हो, तो डू वी हैव एनी अदर एसेट्स, डू वी हैव एनी अदर रिजर्व जहां से हम क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर सकते हैं? अपने पास वो पैसा रखा हुआ होना चाहिए एक्स्ट्रा। ओके, इंपॉर्टेंट, नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसलिए बी केयरफुल। इफ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम और पे डिविडेंड, ओके इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अभी अभी कभी ऐसा हुआ तो देन बच्चों कंपनी कैन इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, एक को पेमेंट नहीं जा रहा है, फिर एक लोगों को बच्चों डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने बच्चों और लोगों को इनवाइट किया। इट इज लाइक अ पॉन्जी स्कीम, फिर है ना, पॉन्जी स्कीम मतलब तुम्हारा ये तो स्कैम हो गया। पहले वाले को बच्चों पे करने के लिए हम दूसरे वाले से पैसा लेकर रख रहे हैं। ओके, सो कंपनी कैन इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, ऑफ अमाउंट ऑलरेडी ड्यू, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग अनपेड डिविडेंड। बट उसके कंडीशंस क्या है? कंडीशंस, अप्रूवल ऑफ थ्री फोर्थ या फिर 70% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेना पड़ेगा, एंड ऑल्सो बच्चों अप्रूवल फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। क्लियर? तो बच्चों तुम्हारा अगर कुछ अमाउंट पेंडिंग है प्रेफरेंस पे, आई मीन रिडीमेबल प्रेफरेंस पे, और तुमने रिडीम नहीं किया, या फिर डिविडेंड पेएबल था पे नहीं किया, तो फिर से नए वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस मतलब इशू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एग्जिस्टिंग वालों में से हमको 3/4 का बच्चों मेजोरिटी मिल जाए, एज वेल एज कोर्ट ट्रिब्यूनल का परमिशन मिल जाए। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले वाले को नहीं दिया तो ये चुना लगा निकालने काम हो गया ना। CRR सेक्शन 68 में है ना सब कुछ, अब है उसमें सेक्शन 68 में है। हम्म, तो यहाँ पे मतलब वही ना प्रॉब्लम क्या अमन की, लोन तो इट बिकम्स इट कैन बी अ स्कैम ना, क्योंकि तुम्हारे ओनर्स ही है वो लोग भी, तो लोन लेने के लिए तो कहीं ना कहीं दे में हैव एन इशू कि एक्चुअल में हो सकता है कि नहीं हो सकता ये सब। बिकॉज एक लोन लेने के लिए फिर से तुम लोन बढ़ा रहे हो, फिर मतलब इन अ वे फिर एक लोन के लिए तीसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा लोन, है ना। तो वो सब देख के कोर्ट ठीक ठाक देख के अलाउ करेगी ना सब कुछ, कि पॉसिबल है या नहीं है, फिर जेन्युइन रीजन है या नहीं।
होता है कि बहुत बार क्योंकि बहुत सारा पैसा तुम्हारा अटक जाता है, मतलब तुमने इनवॉइसेस रेज कर दिए हैं बट इतना क्रेडिट पीरियड देके रखा है या फिर कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं, मंदी चल रही है मार्केट में, सामने वाला तुमको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यू आर स्टक। बोलते ना होता, अरे अगले महीने पेमेंट करता हूँ, अरे अगले महीने पेमेंट करता हूँ, क्यों? तो मेरा पैसा आने वाला है, मेरा पैसा तो तुरंत तुमको ही देता हूँ मैं, वो वाली बात हो गई है। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को बच्चों पेमेंट करने के लिए, नया वाले के लिए यू रिक्वायर कोर्ट परमिशन ऑल्सो। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर टू मेक पेमेंट टू डिसेंडिंग मतलब नाराज, जो ना कह रहे हैं वो, 3/4 का मान लो मिल गया मेजोरिटी 3/4 वालों का, है ना, पर बाकी के लोगों का सबका नहीं मिला रहेगा, तो बिफोर अप्रूविंग फर्दर इशू, सो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कि तो इनको पेमेंट कर दो जो लोगों ने ना क्या कहा है, बिफोर अप्रूविंग द फर्दर इशू। यस, कम टू योर टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी तुम्हारा रहेगा, स्टडी मटेरियल में देखते एक बार नजर डालते हैं यहाँ पे। इरेन्यूएबल नहीं चलता, कुछ भी डालते हैं लोग, कुछ भी। 20 ईयर्स समझा, ध्यान देने से, ये इंपॉर्टेंट बात, 20 ईयर्स के ऊपर नहीं जा सकता है ना, बट तुम्हारा किसके लिए 30 ईयर्स जा सकता है बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना, यहाँ पे गया तुम्हारा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, यस, सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन ऑफ 10% बच्चों कम से कम of such preference shares beginning 21st year onwards or earlier on proportionate basis at the option of such preferential shareholders. Yes, तो तुम्हारा कितना 10% तो तुम्हारा रिडेम्पशन होना चाहिए बिगिनिंग फ्रॉम द 21st ईयर ऑनवर्ड्स। यस, क्या देखे रखा है बच्चों? एग्जाम्पल चेक करें। During the current financial year, board of BODs of Vinti Lifestyles Government Limited is to undertake redemption of 20,000 preference shares or rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share. Okay, it is made out by the accounts department that profits are sufficient to meet the ensuing मतलब existing liability arising out of redemption of preference shares at premium. In this case, the amount that needs to be transferred to CRR if preference shares are redeemed at a premium out of profits which are otherwise available for dividend. जो प्रॉफिट बच्चों हम डिविडेंड को पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वही प्रॉफिट से तुम रिडीम कर रहे हो, है ना, इस कितना बच्चों 20 लाख रुपीस, जो भी तुम्हारा being the sum equal to nominal amount of the preference shares to be redeemed. Yes, Celia? There is no need to transfer to CRR account any amount paid towards the premium. तो तुमको अकाउंट्स में सब आता है क्या, होता है सब बताओ? Nominal amount बच्चों will be transferred to CRR. The amount paid on premium need not be transferred to CRR. ये कुछ करते तुम लोग अकाउंट्स में? Tell me. So you have done this accounting treatment also, है ना? ठीक है, fine. थ्री फोर्थ अंडरलाइन दिस वर्ड, एक पॉइंट रह गया है, 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू वहां पर लिख दो, अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है नहीं रहेगा, जो भी रहेगा अंडरलाइन द वर्ड बच्चों, 3/4 इन वैल्यू। अगर तुम्हारा बच्चों प्रॉफिट तुम्हारा कम पड़ रहा है ना, और यू अनेबल टू रिडीम, तो विद द कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ 3/4 इन वैल्यू, वैल्यू समझा कि नहीं समझा? मतलब फिर से तुम्हारा अभी डिबेंचर तो वोटिंग राइट्स तो नहीं कहेंगे ना हम लोग, अगर 100 होल्डर्स है तो 75 का बच्चों मेजोरिटी नहीं लेंगे हम लोग। 100 होल्डर्स के पास हर एक के पास कितना डिबेंचर्स है, अमाउंट के हिसाब से किया जाएगा। ओके,
इट बी 70% बच्चों ऑफ द अमाउंट हेल्ड बाय द डिबेंचर होल्डर्स। कुछ समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? इट इज नॉट पर पर्सन, इट इज बच्चों 70% ऑफ द वैल्यू। ओके, हाँ अनरीडीम वालों का ही है, मैं वैल्यू की बात करूँ। वैल्यू, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू का मतलब क्या है। इट इज नॉट 3/4 पीपल इन दैट, पीपल नंबर पीपल के हिसाब से नहीं है वो, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स है ना। Clear all of you? So with the consent of holder, the 3/4 in value of such preference shares and किसका परमिशन चाहिए बच्चों? ट्रिब्यूनल का भी चाहिए। डन टिल हियर? It may issue further redeemable preference shares equal to the amount due, including dividend thereon, है ना। And on the issue of such further redeemable preference shares, the unredeemed preference shares shall be deemed to have been, ये भी तुम लोग कर चुके हो क्या अकाउंट्स में? बोलो। ओके, देख लो एक बार, ठीक है। बाय रिडेम्पशन, बाय फर्दर रिडेम्पशन विल बी डीम्ड कि अनरिडीम्ड वालों का बच्चों पेमेंट हो चुका है ना। ऑलराइट, आगे बढ़े हम लोग। चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाता बीच बीच में तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो 56 to 59 अगेन इंटरेस्टिंग सेक्शंस। प्रोसेस, ओके। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड अलाइड उसके रिलेटेड प्रोविजंस। पहली बात, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में फर्क क्या है? ट्रांसमिशन बच्चों वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? ट्रांसमिशन, योर ट्रांसमिशन बच्चों इज ऑलवेज इनवॉलंटरी, ओके एवरीबॉडी। एंड ट्रांसफर इज वॉलंटरी। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ट्रांसफर, है ना। हम यहाँ पे ओनरशिप चेंज कर रहे हैं, है ना बच्चों, किसके? सिक्योरिटीज के। बट या मेनली मेजरली हम शेयर्स की बात करेंगे, बट या सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व। यस चलिए, अब मुझको बताओ बच्चों, अगर तुम्हारे शेयर्स अगर मैं बस शेयर्स की बात करूं, शेयर्स ऑलरेडी बच्चों लिस्टेड है, डीमैट में है या फिर लिस्टेड है, तो कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं, दे कैन बी ट्रेडेड, हाँ है ना बच्चों, दे कैन बी व्हाट बच्चों? ट्रेडेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो भी और भी कोई टेंशन नहीं, इट कैन बी फ्रीली बच्चों ट्रेडेड। कंपनी को, मैनेजमेंट को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना। बट बाकी की जो लोग नाउ स्पेशली बच्चों तुम्हारे प्राइवेट कंपनीज, यस, उनके शेयर्स तो कंपल्सरी डीमैट में है, ऐसा तो कुछ है नहीं, दैट इज ऑलवेज इन डीमैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो इन दैट केस एज वेल एज प्राइवेट कंपनी को, ओके, प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। बोलो, बिल्कुल भी नहीं, है ना बच्चों, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल ना। कुछ समझ रहा है कि नहीं? मतलब हर एक मेंबर को कंपनी का परमिशन या फिर कंपनी के रूल्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग, सेलिंग देयर ओन शेयर्स। कुछ समझ रहे कि नहीं एवरीबॉडी? बोलो फटाफट, क्लियर है टिल हियर? समझा कि नहीं समझा? प्राइवेट कंपनी बच्चों रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, है ना, पहले तुम्हारा कंडीशन है ना प्राइवेट कंपनी में। तो प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर है तो ही कांट बच्चों फ्रीली ट्रांसफर या फिर फ्रीली सेल हिज शेयर्स, है ना। उसको कंपनी का परमिशन या फिर एओए का जो भी प्रोसेस है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो द प्रोसेस गिवन इन द एओए। क्लियर ऑल ऑफ यू? बराबर ना। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। तो मेनली बच्चों सेक्शन 56 से लेके 59 जो भी रहेगा किसके लिए एप्लीकेबल है? मेनली प्राइवेट कंपनीज के लिए जिनके शेयर्स डीमैट में नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ 56, ट्रांसफर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ट्रांसफर सिक्योरिटीज, ये इंटरेस्ट मेंबर छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है।
ओके, ट्रांसफर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और सेक्शन बच्चों किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ट्रांसफर थ्रू डिपॉजिटरी। अगर बच्चों दोनों के शेयर, दोनों के मतलब दोनों सेलर एंड बायर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, यस, दोनों के पास डीमैट है, दोनों का नाम बच्चों डिपॉजिटरी में है, तो बच्चों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। आई गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सेक्शन 56 हमको फॉलो नहीं करना है। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इफेक्टेड और डन बाय द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बोथ ऑफ हुम हैव बच्चों रिकॉर्ड्स इन अ डिपॉजिटरी, या फिर दोनों के पास डीमैट अकाउंट है, तो सेक्शन 56 नहीं आता है। ओके, तो तुमको क्वेश्चन ऐसा तुमको कभी केस देंगे भी नहीं, है ना? तो लेट मी से ए को शेयर्स बेचते हैं बी को, है ना, सेल शेयर्स। शेयर्स बच्चों गुड्स होते हैं, दिस वी हैड ऑलरेडी सीन, है ना, वो भी मूवेबल गुड्स है तुम्हारे, हाँ है ना, करेक्ट। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत बस इतनी ही है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी है, नाउ अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 56, बच्चों कब एप्लीकेबल होगा? डीमैट है या नहीं है? नहीं है, तो कीप दैट इन माइंड। अगर डीमैट नहीं बच्चों, तो शेयर्स कैसे हेल्ड किया गया है? फिजिकल फॉर्मेट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स होल्ड किए गए हैं। तो बच्चों ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया कि हाँ भाई मैंने तेरे को शेयर्स बेचा, यस टेलियर, एंड बच्चों ऑब्वियसली बी ने ए को पेमेंट कर दिया, ये भी ठीक है एवरीबॉडी, है ना? हु इज द ओनर ऑफ द शेयर्स? हु वाज द ओनर ऑफ द शेयर्स बच्चों, कंपनी या ए? हु वाज बच्चों द ओनर ऑफ द शेयर्स, कंपनी या ए? एवरीबॉडी, शेयर्स किसकी ओनरशिप होती है, कंपनी की या शेयर होल्डर की? इतना फालतू क्वेश्चन पूछा मैंने तुमको, है ना, और तुमने वैसे ही आंसर दिया। शेयर्स है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर ना बच्चों, हाँ है ना? कंपनी की तो बच्चों लायबिलिटी है वो। कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे मैंने तुमको, बहुत बेसिक है कि नहीं? अगर अब सुनो मेरी बात, अगर शेयर्स ए के पास है, हाँ है ना, अगर शेयर्स बच्चों ए के पास है, तो क्या कंपनी ए के शेयर बेच देगी क्या? अभी तुमने तुम्हारे हिसाब से तुमने बोला कंपनी इज द ओनर ऑफ द शेयर्स, डिड यू गेट माय पॉइंट? कंपनी के शेयर्स ए इज ओनिंग या होल्डिंग, कंपनी क्यों कैसे बेच सकती किसी को? खुद का हिस्सा है वो, किसी और के पास है, खुद का हिस्सा किसी और के पास है बच्चों, कंपनी इज नॉट द ओनर ऑफ दैट शेयर्स ना, क्लियर लिया एवरीबॉडी? तो कंपनी के शेयर्स कंपनी ओन नहीं करती है, ये बेसिक चीज है। ओके, ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, है ना बच्चों? तो ए ने बच्चों, ए ओनर था शेयर्स के, ठीक है, ही वांट्स टू चेंज द ओनरशिप, तो ठीक है, ए कैन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज शेयर्स आर गुड्स, मूवेबल गुड्स, तो हम बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है एवरीबॉडी, ओके लिया, है ना? और बी ने बच्चों ए को पेमेंट की, कंपनी को थोड़ी करेगा वो, बी बच्चों, बी को कंपनी के शेयर चाहिए, तो बी कंपनी को पे नहीं कर रहा है, बी दूसरे शेयर होल्डर से खरीद रहा है, क्लियर? फाइन, हाँ। अब यूज अगेन फिर से कॉमन सेंस, ये अपने को शायद 10th 11th 12th कॉमर्स में क्वेश्चन आता है, ये डाउट आता है। अब बच्चों ये जो पैसा है बी ने ए को दिया, क्या ये पैसा कंपनी को जाता है? नहीं ना, कंपनी का स्टार्टिंग में आ गया है ना, जब ए ने शेयर खरीदे थे कंपनी से, कंपनी को अपने पास अपने पैसे मिल गए, बी के बच्चों पैसे ए के पास गए हैं, क्योंकि सामान ए का था, हाँ या ना? यार सिंपल चीज चल कर रही है, हो रही है, तो फिर हमको कंपनी की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ जरूरत नहीं पड़ रही बच्चों, एक ही चीज है, क्योंकि शेयर्स फिलहाल डीमैट में नहीं है, तो बच्चों ROM कौन मेंटेन करता है? रजिस्टर मेंबर्स, कंपनी, है ना? तो ROM बच्चों कौन मेंटेन करता है? कंपनी मेंटेन करती है। तो यहाँ पे बस कंपनी का एक ही मेनली काम है ज्यादातर तो, कि ROM अपडेट करना, है ना? यस, बाकी की चीजें हैं कि ए ने बी को जब शेयर्स बेचे हैं, तो ए ने कंपनी का AOA फॉलो किया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स के हिसाब से उसने सेल किया, उतनी बात है और कुछ नहीं है ना? AOA के हिसाब से बच्चों ए ने सेल किया बी को, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही काम है बच्चों कंपनी का कि ROM अपडेट, रूल्स मतलब AOA, अब रूल्स मतलब AOA में
लेट अस से आई कैन पुट वन कंडीशन इन प्राइवेट कंपनी की, मान लो प्राइवेट कंपनी है तो एओ में बच्चों यू कैन पुट अ कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन है ना, restriction on transfer of shares. There is something called as right of first rejection. Right of first rejection. ओके मतलब क्या, अगर कोई भी शेयर होल्डर है मेंबर, उसको शेयर्स अगर बेचने हैं खुद के, मैं स्पेशल प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, ओके, ही वांट्स टू एग्जिट द कंपनी, वो सबसे पहले ऑफर किसको देगा, देना चाहिए मतलब एज पर एओए, एग्ज कंपनी नहीं रे बाबा, वो कंपनी को कैसे, सुन तो लो, मेंबर कंपनी को बोलेगा हाँ आप शेयर ले लो, अरे कंपनी नहीं ले सकती खुद के शेयर, अभी तो क्या पन्ने है, कंपनी खुद के शेयर्स ओन नहीं कर सकती है। हाँ, जो हमने सेक्शन 28 में वगैरह जो देखा कि मेंबर ने कंपनी को बोला कि आप किसी और को बेच दो, तो वो हो सकता है, बात समझी, ऑल ऑफ यू क्लियर। हाँ, कंपनी शेयर्स नहीं ओन कर सकती खुद के शेयर्स, इतना प्लीज, दिस इज वेरी वेरी बेसिक, ओके। हाँ ठीक है, कंपनी शेयर खुद के शेयर नहीं होल्ड कर सकती, कंपनी किसी और के शेयर होल्ड, खुद के शेयर कैसे होल्ड कर सकती है भाई वो, ओके, नहीं कर सकती, ठीक है, ओके। हाँ तो मैं कह रहा था कि कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है, उसको प्राइवेट कंपनी की बात करें हम लोग, उसको एग्जिट करना कंपनी से, तो उसके शेयर्स बेचने हैं, ऑब्वियसली शेयर्स बेचने पड़ेंगे, उसको बेच रहा है वो, तो वो सबसे पहले बच्चों बाकी के बच्चे कुछ मेंबर्स को अप्रोच करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, कि देखो भाई मुझको तो एग्जिट मारना है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोगे क्या शेयर्स मेरे, तो घर के अंदर ही बात रहेगी, कंपनी की शेयर्स कंपनी के मेंबर्स के पास ही रहेंगे, अपने अपने में ही रहेगा, कोई दूसरे बाहर वाले व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं। इज इट ओके एवरीबॉडी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन। मतलब क्या, कि तुमने मेंबर्स को अप्रोच किया, तो मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट मिलना चाहिए कि पहले हम ना कर, पहले हमसे ना होनी चाहिए, यू कांट डायरेक्टली गो टू द थर्ड पार्टीज, आउटसाइड पार्टीज, यू फर्स्ट कम और यू कैन से ऑफर, हमको पहले ऑफर दो, हम रिजेक्ट करेंगे तो ही तुम बाहर वालों को बेच सकते हो। नाउ दिस इज द कंडीशन और पॉइंट क्लॉज पुट इन बच्चों एओए, समझा, जैसे सिंपल सिंपल, ये तो फिलहाल तुम्हारा सिंपल एग्जांपल है, ओके एवरीबॉडी। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ये जो मेंबर है उसने ये शेयर्स गिरवी रख के प्लेज करके कुछ लोन उठा लिया, तो ऐसे भी कुछ कंडीशन तुम रख सकते हो कि भाई तुम तो ऐसे भी कांड करने को तैयार हो, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो हमसे परमिशन लिया करो, सम कंडीशंस यू कैन पुट लाइक दैट, तो वो हो गया तुम्हारा एज पर एओए, मतलब फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एओए, क्लियर लिया, तो घर के अंदर के या फिर कंपनी के अंदर के रूल्स फॉलो करके तुमने बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इट ओके, मतलब द सेल शुड बी सब्जेक्ट टू एओए के रूल्स, है ना, एओए को फॉलो करते हुए। आगे बढ़ू मैं, चलो, तो ए ने बच्चों बी को प्रॉपरली बेचा है, बी ने ए को पेमेंट भी कर दिया, दिस इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज प्रॉपर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, है ना, क्लियर क्लियर, तो ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ, ये मैं तुमको शेयर दे रहा हूँ, तुम उसको पैसे दे रहा है, ये अग्रीमेंट है बच्चों, ऑब्वियसली स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आएगा क्योंकि तुम मूवेबल गुड्स गुड्स बेच रहे हो, क्लियर क्लियर। अब इसका जो भी चीज है, जो भी ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन तुम बच्चों कंपनी को बताओगे, समझा कुछ, ये ट्रांजैक्शन जो है तुम कंपनी को बताओगे, क्यों, विद द ओनली पर्पस दैट कंपनी विल अपडेट ROM एंड कंपनी बच्चों बी का स्वागत करेगी, है ना, बाय गिविंग बच्चों अ शेयर सर्टिफिकेट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सी इन दिस केस क्या हो सकता है, ए अपना शेयर होल्डिंग पूरी तरह से नील कर रहा है, खाली कर रहा है, या फिर थोड़ा सा रख रहा है, बाकी का बेच दिया ए ने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट मेनली बी तो नया शेयर होल्डर बन रहा है ना, कंपनी के एंगल से कुछ समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है, ओ नलायक को, ठीक है, बी तो नया शेयर होल्डर बन रहा है, तो बी ने अगर एक भी शेयर लिया तो भी उसको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना, ए ऑलरेडी ओनर था, नो प्रॉब्लम, या ए ऑलरेडी ओनर था, आई एम टेलिंग यू टू थिंग्स, ए ओनर था, वो उसका 100% शेयर उसके बेच रहा है, मतलब कंप्लीटली मुक्त हो चुका वो कंपनी से, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, या फिर उसने जितने भी शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे उसके एक के पास, उसने 99 बेच दिए बी को और एक ही रखा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट सीइंग पॉसिबिलिटी क्या क्या है ना, बट कंपनी के एंगल से अब बी को बच्चों 100 शेयर्स मिले या बी को बच्चों 99 शेयर्स मिले, कंपनी के लिए तो बी नया बंदा है ना,
कंपनी को बच्चों बी का नाम अपडेट करना पड़ेगा आरओएम में। क्लियर? ए का नाम एक तो पूरी तरह हटाएंगे कंपनी, या फिर ए के सामने के नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देंगे और बी का नाम ऐड कर देंगे। ये काम करना किसको पड़ने वाला है, इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये काम करना पड़ेगा कंपनी को, और बच्चों बी को शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कंपनी को। क्लियर? बिकॉज ए कांट इश्यू अ शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर? ए के पास वो पावर नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? बिकॉज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का पावर बच्चों कंपनी के पास ही है शेयर सर्टिफिकेट इशू करना। वो तुम्हारा सेक्शन 45 46 वहां पे अपने देखा था वो। ओके, शेयर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, कंपनी टू इशू शेयर सर्टिफिकेट। ये बात समझी? वो वाला स्टोरी समझा तुमको? दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। ओके, सेक्शन 56। आगे बढ़ू मैं? कभी गलती से मत बोलना कि कंपनी के शेयर्स कंपनी रख सकती है। आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन इन बायबैक। ठीक है, आगे बढ़ू मैं बच्चों? चलो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एकदम सिंपल है, लॉजिकल है। ये जो अग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना बच्चों? वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होता है, ट्रांसफर कर रहा है, सिंपल। ओके, यस करेक्ट अमन, अभय। तो चेक करो, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड बी मेड फॉर इफेक्टिंग मींस डूइंग और मेकिंग ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो पहली बात, सेक्शन 56 आ रहा है बच्चों मेनली बिकॉज शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। डीमैट रहता तो हम लोग ये सब दिखते भी नहीं। एवरी इंस्ट्रूमेंट बच्चों ऑफ ट्रांसफर शैल बी प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्म नंबर SH4। तो इसमें क्या है, कौन है, क्यों है, उसका कंटेंट्स यहाँ पे देख लो। ओके, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड डेटेड। स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा तुम, क्योंकि तुम मूवेबल जो भी गुड्स बेच रहे हो। HS3 मुझको याद नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले अपने देखा SH3, थोड़ी देर पहले ही देखा अपने SH3, स्वेट इक्विटी का शायद, रजिस्टर स्वेट इक्विटी। तुमको वो डॉक्यूमेंट आज दूंगा ही दूंगा मैं तुमको, मेरे को आज उसके बिना मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं लेक्चर जूम पे ही रहूंगा, मैं दूसरा लैपटॉप में मैं तुमको देख रखूंगा मैं। ठीक है, कितना कि मैं ड्राइव पे रखता हूँ सब चीजें। आई विल गिव यू दैट व्हाट बच्चों, फॉर्म जो तुमको यहाँ पे दिखा है ना, मैंने यहाँ पे मेरे वॉल्यूम में है ना, टेक्स्ट बुक में एंड में, आई विल गिव इट टू यू। ठीक है, वो रोज का बाय करो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? मुझको याद दिलाना लेक्चर के बाद। द इंस्ट्रूमेंट शैल बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड डेटेड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट SH4 बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर एंड ऑब्वियसली एंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरी। ठीक है, ये ठीक है। बेसिकली साइन किया रे बाबा दोनों ने, या फिर दोनों के बिहाफ पे किसी ने किया साइन। ठीक है, स्पेसिफाई द नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफर की डिटेल्स, है ना, गुंडा है, लावारिस है, वसूली भाई है ना, दाऊद है, क्या है, क्यों? क्योंकि कंपनी बच्चों उसको लेने वाली है ना ROM में, तो पता होना चाहिए इसलिए। इज इट ओके टिल हियर? सिंपल। आगे बढ़े, डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ध्यान देना थोड़ा सा। द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल वर्ड आल्सो नाउ। ठीक है, द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट शैल बी डिलीवर्ड टू द कंपनी along with सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज। मतलब तुम्हारा ये, मैं इसकी बात करूँ, शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। शेयर सर्टिफिकेट, अगर मैं तुमको वही एग्जांपल दिया A to B वाला, समझ रहे हो? इसको नाम दे दो X लिमिटेड, A ने B को शेयर्स बेचे, तो शेयर सर्टिफिकेट किसकी बात करें? शेयर सर्टिफिकेट ऑफ A की बात करें हम लोग, है ना? पहले कुछ समझा कि नहीं समझा? जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, जो भी साइन वाइन जो भी हुआ है, हमने कंपनी को दिया, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। कौन सा वाला? शेयर सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज। तो शेयर सर्टिफिकेट तो है, किसका शेयर सर्टिफिकेट बच्चों? एक का ना, वो बेच रहा है। या फिर अगर शेयर सर्टिफिकेट खो दिया है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये टाइम पास है, कुछ खास नहीं याद रखने जैसा। ओके, अगर शेयर सर्टिफिकेट खो गया, तुमको नहीं मिल रहा है, डुप्लीकेट भी नहीं था, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट जब तुमको मिला रहेगा तो वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट अटैच कर दो। अब वो नहीं रहेगा तो डुप्लीकेट के लिए इशू करो, ये करो वो करो, तो इसमें फिलहाल अपन नहीं जा रहे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक बच्चों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रॉपर? ये बस तुम्हारा सा दिमाग चलाने के लिए पूछ रहा हूँ मैं। द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, जो भी तुमको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश के हिसाब से ही है वो। लीगल डॉक्यूमेंट, ओके, लीगल इंस्ट्रूमेंट, ओके, प्रॉपर फॉर्म, यस, व्हाट एल्स? तो कोई बार बार ये वर्ड साइंड, तो हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो भी था ना बच्चों, कंटेंट्स दिख रहा है जहाँ पे, वो सब फुलफिल हुए हैं, उसका वो मीनिंग है।
हमको बच्चों बहुत बार ये वर्ड आता है इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना, ड्यूली पेड, ड्यूली साइंड, है ना। जो ड्यूली का मतलब बच्चों प्रॉपर, ऑथेंटिक, एवरीथिंग इज डन, जो भी रिक्वायर्ड था वो हुआ है ना। पेड, पेड सॉरी ड्यू कोर्स, है ना, पेड इन ड्यू कोर्स, ये आता है ड्यू, ड्यू कोर्स, है ना। होल्डर इन, नेगोशिएशन ऐसा आता है। कितना गुस्सा आता है तुमको पता है ना इंद्रजीत। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट में आईसीआई स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, पीछे देखना कभी आज तुमको टाइम मिले तो, कि प्रोमिसरी नोट आधे में काटा है, वो आधा मेरे पास रखा है, फिर आधा डिस्पैच किया है। मैं भेंडी, कौन से जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। फिर मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया, मैं थिंक हाँ मैं दूसरे बैच में चल रहा था, गूगल सर्च किया, और बच्चों आरबीआई के वेबसाइट पे वो म्यूजियम में है, आरबीआई के वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, कि म्यूजियम बोलते हैं ना, म्यूजियम आर्काइव्स। और म्यूजियम आर्काइव्स में बच्चों वहां पे दिया कि हाँ प्रोमिसरी नोट को काटते थे और आधा रखते थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि वो पूरा नोट अगर खो गया तो किसी और ने ले लिया, तो आधा काट के तुम रखो और आधा डिस्पैच करो, और जब सामने वाले को मिलता है, डिलीवरी होता है, तो बोलता है हाँ मेरे को आधा मिल गया, फिर दूसरा आधा वाला भेज इसकी। और ये 2022 में ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, जो चीज म्यूजियम में है। आई वाज लाइक व्हाट, वो चैप्टर बहुत कम किया है, फिर भी कम करने में तो ऐसे फालतू क्वेश्चन तो निकाल दो ना, पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तुमको लगता है रेलेवेंट है ठीक है, पर फालतू क्वेश्चन क्यों पूछते हो? नोट काटा है आधे में, तुम्हारे बाप ने काटा था लास्ट, मेरे को एक दिखाओ रे बाबा, मेरे को एक प्रोमिसरी नोट दिखाओ, लिटरली कह रहा हूं मैं, पिछले 10 साल में किसी ने भी इशू किया रहेगा काट के रखा अपने पास आधा सिक्योरिटी पर्पस, क्यों? आर वी इन दैट एरा, टेल मी, कि भाई डिस्पैच से भेजा आधा, सीरियसली प्रैक्टिकल नाम की कुछ चीज ही नहीं ऐसा लगता कभी कभी। यार पढ़ाओ कुछ तो, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के लॉ लेके आओ, कुछ तो दूसरा लेके आओ, भारी भारी पढ़ाओ हमको, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पढ़ाओ हमको। बाबा आजम के सच्ची 150 साल पुराने ऐड का, ऐड भी पढ़ाओ, कोई भी, मुझको उसको उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी पुराना है बट अभी भी एप्लीकेबल है, लॉजिकल है, पर फालतू क्वेश्चन पूछना तो छोड़ दो ना, है कि नहीं। एंडोर्समेंट इनकी, क्या बोलूं मैं तुमको, ए ने बी को किया, बी ने सी को, कौन इतना एंडोर्समेंट कौन करता है आज की तारीख में, फिर विदाउट रिकोर्स, तुम मुझको नहीं दे सकते फिर से रिटर्न में, अरे भाई मटेरियल ऑल्टर, क्या बोलूं मैं, वो चैप्टर ही अलग है बच्चों, है ना, अजीब चैप्टर है वो। चलो छोड़ो, लेट्स कम बैक हियर। द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट विल बी डिलीवर्ड टू द कंपनी। क्यों बच्चों, पर्पस तुमको समझ के मैंने तुमको पर्पस बताया है कि ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बच्चों क्यों देना है कंपनी को, ताकि कंपनी अपडेट करे आरओएम, और बच्चों वो ट्रांसफरी को स्वागत करे, है ना। आइए आपका इंतजार था बच्चों, किसने किसको बोला, कंपनी ने बी को बोला, यस एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं। वो सच्ची एक आध बार ना जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन परोड़ता है, नेगोशिएबल नहीं परोड़ता मेरे को मतलब किसी को भी। एनीवेज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। टाइम लिमिट विद इन 60 days ऑफ डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, इंपॉर्टेंट, ड्यूली डेटेड एंड स्टैम्प, दिख रहा है तुमको, ड्यूली डेटेड एंड स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड एंड डेटेड, ये डेट से विद इन 60 days तक बच्चों कंपनी को डिलीवर हो जाना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट। हाँ, हम लोग किसी और को ट्रांसफर कर देते, हम इसको एंडोर्स कर देते किसी और को, है ना, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट सेट। तुम बाकी के लोग पढ़ो इसको, हमको नहीं पढ़ना है इसको। ओके, आगे बढ़े हम लोग बच्चों, अंडरस्टैंड। सो अब ध्यान देना, ए और बी का बच्चों अग्रीमेंट हुआ है, वो अग्रीमेंट का कॉपी हमको कंपनी को सबमिट करना है। अग्रीमेंट की कॉपी, आई एम यूजिंग द वर्ड अग्रीमेंट कॉपी, इट इज SH4 इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच करो ट्रांसफरर का, या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट ट्रांसफरर का। कितने दिनों के अंदर, 60 days के अंदर, 60 days ऑफ साइनिंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। मुझको बताओ इसमें धक 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 किसको हो रहा है, ए को, बी को, या कंपनी को? अगर बच्चों आरओएम अपडेट नहीं हुआ, किसकी लग गई? बी की लग गई बच्चों। आई टेल यू व्हाई। बच्चों बिकॉज बच्चों बी ए को पैसे दे चुका है, वादा कर चुका है, अग्रीमेंट वगैरह कर चुका है, और अगर कंपनी बोलती नहीं दे दी जा, नहीं पहचान दी जा, कुछ भी रहेगा, हाँ है ना, कि बी का नाम अपडेट नहीं, बी को तो बच्चों लग गई ना, बोलो मैं पैसे भी दिया, इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफर किया, अब क्या दूं मैं इसके अलावा, है कि नहीं। तो बी गिव द मनी रे बेटा, नॉट टुक द मनी।
ए इज द सेलर, बी इज द बायर ऑफ शेयर्स ना यहाँ पे। बी के अभी इसमें एक ही गलती नहीं है अगर इंद्रजीत, तो व्हाई विल बी सू ए ना। हाँ तो फिर बी फिर हाँ ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है कि देखो कंपनी नखरे कर रही है कि नहीं, मैं लीगली प्रॉपरली सेलर को पेमेंट कर चुका हूँ, है ना, मुझको उससे कंसेंट भी मिल गया है, हमने अग्रीमेंट भी किया है, फिर कंपनी को दिया भी, हमारी तरफ से सब कुछ हमने सही किया है, कंपनी फोकट का हमको अटका के रख रही है, वो आगे आएगा, वो सेक्शन आगे आएगा अपना 59 वगैरह में आता है वो। ओके हाँ टपली देना पड़ेगा उसको, टपली। एनीवेज डिड यू अंडरस्टैंड? तो विद इन 60 days ऑफ एग्जीक्यूशन यू नीड टू सबमिट द इंस्ट्रूमेंट टू द कंपनी, ताकि कंपनी अपडेट करे उनका ROM। ठीक है आगे, लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट खो गया, अभी नहीं समझा, देखो इट इज अ मैटर ऑफ सेल, है ना, ए ने शेयर्स बेचे, एग्जीक्यूशन पार्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये वाला ना। आई गिव यू एग्जांपल ना, ए और बी ने बच्चों अग्रीमेंट किया कि मैं तुमको शेयर्स दे रहा हूं मेरे, तुम उसको पेमेंट करो। दिस वाज साइंड लेट अस से ऑन 1 June 23। SH4 के ऊपर जो डेट आना चाहिए, समझ रहा है कि नहीं, SH4 तो पता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, दिस इज साइंड बिटवीन ए एंड बी। SH4 पे क्या क्या था वो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, तो SH4 पे बच्चों शुड बी ड्यूली डेटेड एंड साइंड, तो डेट आना चाहिए ना। तो इसका क्या माना जाएगा, मान लो उन्होंने 1 जून को साइन किया, इसका मीनिंग क्या है कि 1 जून को बच्चों ने अग्री किया कि हाँ मैंने तुमको शेयर्स दिए है और तुमने मुझको पेमेंट किया है, तो ए और सेलर और बायर का अग्रीमेंट हो चुका। अब ये हो चुका तो ये SH4 बच्चों मिलेगा, जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को। यस कितने दिनों के अंदर, ये डेट से बच्चों विद इन 60 days। तो लेट अस 1 जून था तो जुलाई अगस्त मान लो जो भी है, so by 1st August 23 you need to submit SH4 to the company। is it okay everybody now? okay कुछ डाउट? ठीक है ना ऑल ऑफ यू? तो साइन ऑब्वियसली साइन करने के बाद तो कंपनी ए का नाम कैंसिल, हाँ तो कंपनी ए का नाम कैंसिल करेगी एंड बी को ऐड करेगी बिना कोई नखरा दिखाए। हाँ यस अमन, साइन ऑब्वियसली साइन करने के बाद, साइन तो इनका हुआ है ना। सुनो मेरी बात, 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है, 3 व्यक्ति, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, ए बी एंड कंपनी। अग्रीमेंट बच्चों ए और बी के बीच में है, कंपनी को थोड़ी पता, तो कंपनी को बताना पड़ेगा ना। तो कंपनी को हम कब बताएंगे, अपने बीच में अग्रीमेंट होने के बाद, बायर और सेलर के बीच में बच्चों अग्रीमेंट होने के बाद। ठीक है सी, ए शेयर्स बेच चुका बी को, है कि नहीं, तो ए और बी को ट्रांजेक्शन हो चुका है, पर हमको ROM अपडेट करना पड़ेगा ना, ROM अपडेट करने के लिए कंपनी को बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट देयर इज अ सेल बिटवीन सेलर एंड बायर, उसके बाद हम कंपनी को बताएंगे तो कंपनी अपडेट करेगी। तो कंपनी को बताने का टेक टाइम पीरियड है, मतलब मैक्सिमम, है ना, अपर लिमिट दैट इज 60 days। करेक्ट यस अमन करेक्ट, विद इन 60 days ऑफ सेल you have to intimate the company, you मतलब seller and buyer both। okay or no? पूछो कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो तुमने 1 जून को सेलर और बायर ने बच्चों अग्री किया है यहाँ पे, है ना, कि मैं तुमको शेयर्स बेचूंगा, तुम शेयर्स ले रहे हो कि दिस एंड दैट, सो दे हैव साइंड इट एंड विद इन 60 days ऑफ दैट डेट तुमने कंपनी को बताया, बताना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़े हम लोग। लॉस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बच्चों, SH4 ही तुम्हारा खो गया, SH4, है ना, लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, whether instrument of transfer has been lost or not delivered within the time period of the company may register the transfer on such terms as to indemnity as the board may think fit। वैसे कुछ खास नहीं है। SH4 अगर तुम्हारा खो गया तो भी बच्चों, या फिर तुम्हारा SH4 लेट हो रहा है ना, तो भी बच्चों कंपनी उसको रिकॉर्ड पे ले सकती है कि हाँ भाई तुमने तुम्हारा कुछ ना कुछ SH4 साइन वाइन किया रहेगा, हमको नहीं पता, हमको तो नहीं मिला, या फिर तुमने द बायर सेलर हैव लॉस्ट द इंस्ट्रूमेंट, तो कंपनी फिर भी बच्चों इसको रिकॉर्ड पे ले सकती है बाय टेकिंग अ इंडेमनिटी बॉन्ड। अभी इंडेमनिटी बॉन्ड कभी सुना कि नहीं तुमने? इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब क्या, अगर मुझको नुकसान हुआ तू भरेगा, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल तुम कभी, तुम्हारा कॉलेज में तुम्हारा आई कार्ड खो गया है, पासपोर्ट खो गया है, पासपोर्ट लेटर से आधार खो गया है,
एंड यू वांट टू रीअप्लाई, है कि नहीं? तो इज इट इजी प्रोसेस? या तुमको डुप्लीकेट ये चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारा खो गया, मान लो जल गया, फूक गया, कुछ भी रहेगा, वी डोंट केयर, वी डोंट नो, तो उसमें गवर्नमेंट तुमसे एक एप्लीकेशन साइन करवाती है कि देख भाई तूने अगर झोल किए है कुछ, या फिर तू झूठा मूठा जानबूझ के ये डुप्लीकेट इशू करवा रहा है, तूने ओरिजिनल किसी और को दे दिया है, वहां पे उसने फोटोशॉप किया रहेगा, वो कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा है, और तू इसलिए उसके बाद में इसलिए जानबूझ के तू ये डुप्लीकेट इशू करवा रहा है, तो तेरे को पकड़ेंगे। अगर तेरे नाम से कल कुछ भी क्राइम होता है और हमको समझता है कि तूने ओरिजिनल पासपोर्ट किसी और के लिए यूज किया है, या फिर डुप्लीकेट तू कुछ गलत पर्पज के लिए यूज करने वाला है, तो अगर कुछ हुआ तो बाम्बू, है ना? इंडेमनिटी मीन्स टू कंपेंसेट, टू मेक गुड द लॉस। इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जैसा होता है ना? ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? अक्षता, अमन, ओके और नो? तो आई गिव यू वन मोर एग्जांपल कि तुमने बच्चों मान लो एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, रिवाइज रिटर्न फाइल किया, बहुत लेट वाला बिलेटेड वगैरह फाइल किया, कुछ भी रहेगा, और तुमने बच्चों उसके अंदर तुमने क्लेम किया रिफंड, है ना? तो डिपार्टमेंट बोलती है तुमने लेट भरा है या बिलेटेड भरा है, रिवाइज भरा है, कुछ भी भरा है, और तुम उसके ऊपर से रिफंड क्लेम कर रहे हो वगैरह वगैरह। सो डिपार्टमेंट कहती है अभी तो हम तुमको देते हैं रिफंड, दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वेस्ट, तुमको रिफंड दे देंगे, पर अगर हमको तुम्हारे रिटर्न में कुछ गड़बड़ दिखा बाद में कि तुम्हें फ्रॉड किया है, गलती किया है, जान कुछ ज्यादा क्लेम वगैरह कर दिया है, तो फिर हम तुमसे रिकवर करवाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी तुमसे उनसे एक वचन लिया जाता है कि अगर हमको कुछ भी नुकसान हुआ तुम्हारी मस्ती की वजह से, तो हम तुमसे पूरा भरपाई लेंगे, समझे? तो यहाँ पे भी हो क्या रहा है देखो ना, यहाँ पे अभी इंस्ट्रूमेंट ही बच्चों इनसे खो गया है, ट्रांसफर और ट्रांसफर से बच्चों इंस्ट्रूमेंट ही खो गया, और फिर बोले नहीं हमारा तो फिर भी ये लोग क्या कह रहे हैं, कंपनी को बोल रहे कि देखो हमने SH4 किया था पर हम खो गए, अभी हमारा वो नहीं मिल रहा है, ओके? तो कंपनी फिर भी इनकी सुनने को तैयार है, बट उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगी कि भाई इंडेमनिटी वाला मतलब कल कुछ झोल हो गया तो तुम जिम्मेदार, हम नहीं। समझा कुछ यहां तक? आगे बढ़े क्या? ओके, मेरा पर्पस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करवाना भी है ना, और एग्जाम ओरिएंटेड तुमको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, है ना? आगे बढ़े हम लोग, चलो 56(1), ये जो इसकी बात कर रहे हैं सेक्शन 56 की, नॉट एप्लीकेबल ओरिएंटेड टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, स्टैंपिंग, एग्जीक्यूशन, इफ सिक्योरिटी इज, अगर जो भी, ये चेक करो सेक्शन का नाम क्या बच्चों, सिक्योरिटीज ना, यहाँ पे दिख रहा है, अगर तो फिर से तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा, इफ द सिक्योरिटी विच इज ट्रांसफर्ड इज, ओके, ट्रांसफर इज गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड, है ना? कौन सा सिक्योरिटी बच्चों, सिक्योरिटी क्या समझ, सिक्योरिटी समझ रहे हैं ना, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स, वो सब। तो अगर ये सिक्योरिटी है तुम्हारा गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड, गवर्नमेंट कंपनी इशूड बॉन्ड, नॉट गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट कंपनी इशूड बॉन्ड, है ना? तो इसे तुमको फॉलो करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड द ट्रांसफरी gives details of his name, address and occupation along with bond certificate to the company। तो तुमको पूरा ये SH4 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। The exception is available only if the government company has not defaulted in section 137। फिर से तुमको 137 192 क्या पसंद है ना, बेस्ट है ना, annual return and a copy of FS filed with ROC, ओके? तो फिर से कुछ खास नहीं, एक एक्सेप्शन पे हमेशा थोड़ा फोकस करा रखा करो, बट 56(1) ही बच्चों कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी इशूड बॉन्ड। क्लियर लिया? क्या क्या करने की नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, SH4, स्टैंपिंग, एग्जीक्यूशन, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदर ने बायर को बस सर्टिफिकेट दे दिया, बायर ने सदर को पैसा दे दिया, बस SH4 का साइन करने की जरूरत नहीं। तो बस बायर क्या करेगा, कंपनी को पता है कि देखो भाई मेरे पास ये बॉन्ड सर्टिफिकेट आ चुका है, और खुद का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन बताएगा, बस, और कुछ नहीं खास। ओके टिल हियर? ये नहीं समझा तो चेक करो। ओवरऑल ट्रांसफर या फिर ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे हैं बच्चों, मेनली कोई भी सिक्योरिटीज का, बट लेट अस से शेयर्स, करेक्ट? ये सेक्शन बच्चों पिक्चर में कब आता है, व्हेन द शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, करेक्ट टिल? तो सेलर बायर को बेच रहा है, कंपनी को नहीं पता, बिकॉज शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, क्लियर टिल? रिकॉर्ड जो है कंपनी के पास है कि कौन ओनर है,
ROM बच्चों इज एन एविडेंस, ROM इज टेकन एज एन एविडेंस, ठीक है, कि भाई कौन ओनर है। तो एविडेंस किसके पास है, या फिर रिकॉर्ड क्या है, ओनर्स, ओनरशिप के कौन कौन ओनर्स है, शेयर्स के कौन कौन ओनर है, ये रिकॉर्ड किसके पास है, कंपनी के पास है। तो इसलिए बच्चों सेलर और बायर को बताना पड़ेगा कंपनी को कि देखो भाई हमारे बीच में एक्सचेंज हो चुका है, क्लियर, बिकॉज शेयर्स आर हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म। अब इन्होंने बच्चों साइन किया, अग्रीमेंट किया, वो अग्रीमेंट और साइन जो भी है दैट इज डन इन फॉर्म नंबर SH4, सेलर और बायर। ये SH4 बच्चों हमको देना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा कि देखो भाई हमारे बीच में हमने हमारा हमारा कर लिया है, तुम बस रिकॉर्ड अपडेट करने का काम करो, हाँ या ना बच्चों। यस चलिए, हमको बच्चों कंपनी को बताना कितने दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर ऑफ साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, क्लियर। मेन तो यही स्टोरी यही तक है अब तक, उसके आगे भी और स्टोरी है, वो हम लोग करेंगे बच्चों बाद में। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, समझे। 44 सिलेबस में है नहीं, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चेक करो, शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी shall be considered as movable property, समझा क्या, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय, अब देखा यहाँ पे नहीं दी, एज पर द AOA, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो वहां पे हम लोग क्लियर कट लिखते हैं AOA में, इट इज मतलब मान लो फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स, पर अगर प्राइवेट है तो भी तो हम लोग कंप्लीटली क्लियरली लिखते हैं कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड, द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड। तो एज पर AOA तुमने जो भी ट्रांसफर किया, मतलब AOA को फॉलो करते हुए तुमने जो ट्रांसफर किया, इट इज वैलिड, कोई इशू नहीं है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर बच्चों मूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर। ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है। करना है और ऑलराइट, ठीक है। पर रिवाइज करो नालायक को, आज बहुत गया तुम्हारे दिमाग में लगता है ना। क्या 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 अपने कहाँ से शुरुआत की थी आज। हाँ वो तुम्हारा 56 के आसपास, 55 56 करेक्ट है, डिस्काउंट वगैरह से भी लेके। रिवाइज करो अभी क्या, अभी अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट निकाल के बाद में फिर रिवाइज कर लेना, ठीक है एवरीबॉडी। हाँ निधि अभी करता हूँ मैं, डन। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बच्चों फिर हम लोग तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कब तक, या फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कब तक देना है वो हम लोग करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड। ओके, दैट्स इट फॉर द नाइट। शबा केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।